नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। राहु का गोचर मीन राशि में होगा 30 अक्टूबर को। मीन राशि एक गहरा समुद्र है जो अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। और राहु जैसा जो ग्रह है वो जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे माया एक तरीके से विलुप्त हो जाती है, जैसे मानो समुद्र में राहु का अस्तित्व ही खो जाता है। ये जो ट्रांजिट है राहु का, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे, पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और जानें ज्योतिष के रहस्यों के बारे में। राहु एक मिस्टिकल प्लैनेट है। हमें सब समुद्र मंथन की कहानी पता है कि कैसे राहु ने अमृत पाने के लिए देवताओं का वेश धरा था, और देवताओं का वेश धर के स्वर भानु जो असुर थे उन्होंने अमृत का पान किया, लेकिन भगवान विष्णु ने फिर सर को धड़ से अलग करके सर बना राहु और धड़ बन गया केतु। और पाइसिस वही समुद्र है। और पाइसिस की क्या खास बात है, मीन राशि की खास बात क्या है कि ये काफी फिलोसॉफिकल राशि है। यहां पे बहुत ज्यादा विचार है। और इस राशि में बोल सकते हैं कि जीवन का एक ऐसा समुद्र है जिसमें नाना प्रकार के रहस्य और उतार चढ़ाव निहित हैं, समाहित हैं। और जब कोई भी ग्रह मीन से मेष में जाता है तो वो अपनी एक यात्रा पूरी करके एक नए वर्ष, नई यात्रा को शुरू करता है। जब सूर्य मीन से मेष में जाते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। बहुत से प्रांतों में सूर्य के मेष राशि में मेष संक्रांति को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। परंतु सूर्य और चंद्र प्रकाश हैं, और जहां प्रकाश होगा वहां छाया भी होगी। यानी जब आपका अपना अस्तित्व प्रकाश को अवरोधित करता है तो उसके पीछे प्रतिरूप में एक छाया उत्पन्न होती है। वो छाया आपकी ही एनर्जी से बनती है और आपको ही प्रभावित करती है। परंतु हर वक्त छाया बुरी नहीं होती। जब धूप तेज हो तो हम पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं, हम शेड खोजते हैं, कोई शैडो रीजन खोजते हैं जहां पे शीतलता मिले। बैलेंस है, ऊर्जा का बैलेंस है। लेकिन अगर हर जगह अंधकार हो जाए तो वहां भय उत्पन्न होने लगता है। जैसे मानो कोई कब्रिस्तान से गुजर रहा हो आधी रात को, छोटी छोटी बातें भी मन में विचार लाने लगती है। उसी तरीके से राहु का जब प्रवेश होता है तो राहु इस तरह के भयावह विचार मन में उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से मन में काफी कठिनाई आ सकती है। थोड़ा माइंड को डिस्टर्ब फील हो सकता है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। मीन वो राशि है जहां पे बृहस्पति उस राशि को रूल करते हैं। राहु का एक नेचर है कि वो जब किसी राशि में प्रवेश करते तो उस राशि के स्वामी की तरह बिहेव करने की कोशिश करते, रेजोनेट करते हैं, बेसिकली इंपर्सनेट करते, नकल करते हैं। कहते हैं ना, रेप्टिलियन नेचर है, शेप शिफ्टर है, तो शेप शिफ्टिंग हो जाती है। राहु जब मीन राशि में जाएंगे तो ये वही समुद्र मंथन वाली मानो कहानी दोहरा रहे हों कि वो वापस देवता, क्योंकि मीन राशि में देवताओं का आधिपत्य है, वहां पे राहु देवताओं के वेश को धारण करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इसमें बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी कि भाई ये इंफॉर्मेशन कहीं गलत इंफॉर्मेशन को सही रैपर में डाल के तो नहीं प्रेजेंट किया जा रहा। यानी यहाँ पे अगर आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा अध्ययन करें, तुरंत किसी बात को ना माने, बल्कि थोड़ा आराम से चले, तो आपको लाभ प्राप्त होगा, गलत चीजों से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी बात का नीजक रिएक्शन देंगे, तुरंत रिएक्ट करेंगे, तुरंत पक्ष ले लेंगे, तुरंत आप अपनी ऊर्जा को खर्च करने के लिए दौड़ेंगे, तो आप गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो तथ्य है या जो बात है या जो रिश्ता है, जो जॉब है, जो आपने सोचा है वो सही होगा? 50-50 होता है। आप देखें कि शुक्र जो हैं मीन राशि में उच्चस्थ होते हैं, लेकिन शुक्र को उच्च होने के लिए मेष से मीन तक का सफर करना होता है। वो मेष से मीन की यात्रा शुक्र को उच्चस्थ बनाती है
उसकी शक्ति को बढ़ाती है। यानी कि माया, जो शुक्र एक तरीके से माया हो गई, लग्जरी, रिलेशनशिप, पैसा, धन, एंजॉयमेंट, मीन राशि में आते आते वो अपने सारे एक्सपीरियंस को कर चुका होता है और अंत में कुछ बचता नहीं है। वो सिर्फ वैकुंठ में माँ भगवती और महाविष्णु के चरणों में ही जाने में अपना उपकार समझता है, इसीलिए शुक्र वहां उच्च हो जाता है। आप ये भी देखें कि स्वाभाविक रूप से जो मीन राशि है वो दान की राशि है, सेवा की राशि है। वहां पे चीजें एग्जिट हो जाती है ना, फीलिंग ऑफ लेट गो। इफ यू हैव टू लेट गो, मन से इमोशंस को निकालना है, मीन राशि। उसके साथ साथ मीन राशि में जब शुक्र 27 डिग्री तक आते हैं तो अपनी पीक एक्सॉल्टेशन को अचीव करते हैं। लेकिन सोचिए, शुक्र को 12 राशि, 27 नक्षत्र और सारे पदों को पार करके 108वें पद पे शुक्र को उच्चता प्राप्त होती है। रेवती के चतुर्थ पद, आखिरी पद, उस आखिरी चरण में शुक्र को उच्चता प्राप्त होती है। ऐवे ही नहीं कि कोई प्लैनेट आया और उच्च हो गया ना। शुक्र का मतलब है आपके अंदर की जो समानता है, जो प्यार है, जो एक भाव है, जो डिवोशन है, उसे सारे प्रकार के एक्सपीरियंसेस से जाने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद जब देव अनुभूति होती है, जब दैवीय अनुभूति होती है, जब ईश्वर के चरणों का ध्यान करते, तभी वो आध्यात्म को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है और तभी मन प्रसन्न होता है, क्योंकि शुक्र प्रसन्नता के कारक है। मीन राशि पद चिन्ह का स्वरूप है और वहां पे हम अगर आंख बंद करें तो हम भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया में विराजमान, माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के समक्ष हम देखते हैं। ये जो इमेजरी इतनी ब्यूटीफुल है कि ये दिखाती है कि मीन राशि में वैकुंठ लोक है और शुक्र जो है वो महालक्ष्मी का प्रतीक है। मीन राशि में जो शुक्र है वो महालक्ष्मी और महालक्ष्मी की कृपा इसको दर्शाते हैं। राहु तो एक ऐसी ऊर्जा है जो अति आवश्यक है, पर अगर उस अति आवश्यक की अति हो जाए तो वो अति कर देती है। कहते हैं ना इंग्लिश में, नेसेसरी ईविल। जैसे घर्षण, फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन किसी भी चीज को खराब कर देता है, लेकिन क्या आप तेल वाली जमीन पे चल पाएंगे? श्वास जब हम लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे सेल में ऑक्सीडेशन करके बुढ़ापा लाती है, पर क्या हम श्वास लेना बंद कर दें? निर्माण ही इस प्रकार हुआ है। तो अगर आपको उच्चता प्राप्त करनी है तो आपको महालक्ष्मी और महाविष्णु की उपासना करनी होगी। यहां पे आप मां पार्वती और भगवान शिव को भी समझ ले, एक ही बात है। बेसिकली जो पाइसिस वो सागर है, जो हम आंख बंद करते हैं तो जो हमें अंधेरा दिखाई देता है, ये अंधकार नहीं है, ये आत्मबोध की दृष्टि है। तो अगर हम आंख बंद करके अपने अंदर के भाव को देखें तो हमें मीन राशि, इसीलिए मीन राशि में फिलॉसफी आती है, विचार आते हैं, गहन गूढ़ अध्ययन आता है। फॉरेन ट्रैवल, आइसोलेशन, ये सब मंडेन रिजल्ट्स हो गए। तो जब राहु का प्रवेश होता है, राहु जो सिर है वो सर्वप्रथम विष्णु के, भगवान विष्णु और महाशिव के चरणों में नतमस्तक होता है। यानी यहां पे हम भी अगर चरणों में नतमस्तक हो जाए तो हमारा आत्म जो ग्लानि है, जो कष्ट है, जो अहंकार है, वो विलुप्त हो जाएगा। लेकिन हां, जब राहु प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम वो अपने अंधकार के द्वारा, क्योंकि उनको मंगल की ऊर्जा प्राप्त है ना मेष राशि में, तो जब वो मीन राशि में जाते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं। तुरंत तो राहु नहीं मानने वाले, उनके अपने जो नेचर है वो है कि माई वे और हाईवे, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मैं मैनिपुलेट करूंगा। पर जब वो मीन राशि में जाते तो वो डेस्परेट हो जाते, बिकॉज जहां पे जल और अग्नि तत्व का संयोग हो, जहां पे मिलन हो, मानो वॉल्केनो के जो लावा है वो पानी में मिलता है, आग का गोला अगर आप पानी में रख दे तो भाप छोड़ता है, आवाज करता है, एनर्जी डिसिपेट होती है, जो गर्मी है, जो उष्णता है वो शांत हो जाती है। तो यहां पे राहु भी शांत हो जाता है, जड़ हो जाते हैं। तो इस डर से
राहु शॉर्टकट करते हैं। देखो, शुक्र को 108 चरण पहुंच करके उच्चता प्राप्त होती है। राहु वही स्वर भानु वाला नेचर फिर से पीछे से आते हैं एरीज से और सोचते हैं पहले ही चरण में उन्हें लक्ष्मी मिल जाए, अमृत मिल जाए और वो देवत्व को प्राप्त कर ले। यही शॉर्टकट, इसी लालच और इस बोध ने स्वर भानु को राहु और केतु बना दिया। और हमें भी, हमारे जीवन में भी अगर हमने ऐसा कोई कार्य किया तो हमारा भी वही हश्र होगा, वही हाल होगा। यानी ये वो समय है जब आपको वेट करना है, ईश्वर की ओर आराधना करनी है, अपने कार्य को करना है, सत्य और असत्य में जो भेद है उसे जानना है और अपने अंदर से जो अपने अंदर का जो समुद्र मंथन है उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। राहु जब मीन राशि में जाएंगे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तो दुनिया में होंगी। एआई की दुनिया बोलिए या सामुद्रिक क्षेत्र में आप बोलिए या जियोपॉलिटिकल अलायंसेस बोलिए, सब बदलने वाला है। दुनिया एक नए दौर से में जाने वाली, एक नए रूप में जाने वाली है। तो अवश्य यहाँ पे जो है एक बड़ा परिवर्तन होगा। आप लॉजिक नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे शायद फेथ और विश्वास की जो भावना है वो आपको ओतप्रोत कर देगी। तो भक्ति की भावना अगर आप करते हैं, उससे अगर आप आगे बढ़ते तो अवश्य धर्मानुसार लाभ प्राप्त होगा। लेकिन फिर यह भी सवाल आता है कि आप भक्ति किसकी करते? कहीं आप मदिरा की भक्ति तो नहीं करते? कहीं आप अनावश्यक शक्ति की भक्ति तो नहीं करते? कहीं आप नेगेटिव चीज की भक्ति तो नहीं करते? राहु आपको भटका सकता है। राहु तो राहु रहेंगे, वो अपने नैसर्गिक प्रभाव को कैसे छोड़ सकते हैं? माना वो मीन राशि में जाएंगे, माना वो नतमस्तक हो जाएंगे, लेकिन उसी तरीके से स्वर भानु वापस राहु केतु बन जाएगा, यानी पोलराइजेशन बढ़ जाएगी। केतु स्वाभाविक तौर से चित्रा नक्षत्र में ग्रहण लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और केतु जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो वो ग्रहण के बाद प्रवेश करते हैं, यानी वो कन्या राशि में बहुत सारे ऑकल्ट चेंजेस लेकर के आते हैं। सिंपल तरीके से बोलूं तो आपके जो रोग हैं वो निकल के आ सकते हैं और आपको उसका शमन करने के लिए अपने आप को हेल्दी बनाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। बहुत से लोग इससे प्रभावित होंगे। अगर आपकी मीन या कन्या राशि है, अगर आपका मीन या कन्या लग्न है, आप राहु के नक्षत्रों में जन्म लिए जातक हैं, अगर आप 2, 11, 20 तारीख को जन्मे जातक हैं, अगर आपकी राहु की महादशा, केतु की महादशा, चंद्र की महादशा चल रही है, या आपके मेजर प्लैनेट्स पाइसिस और वर्गो यानी कि कन्या और मीन राशि में हैं और इस वक्त उसमें से किसी भी ग्रह की अगर महादशा अंतरदशा चल रही हो तो यहां पे आप पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। आइए समझते हैं मेष राशि से मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा। आप इस गोचर कथन को अपनी चंद्र राशि से देखें। अगर आपकी मेष राशि है तो आपके 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु का प्रवेश, रोगों का शमन होगा। खर्चे बढ़ सकते हैं तो ध्यान रखें। विदेश यात्रा संभव है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के काम बढ़ेंगे। लेदर का, चमड़े का व्यापार अगर आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अध्ययन करें, तीर्थ यात्रा करें और अपने कुल देवी कुल देवता के मंदिर जाकर के उनकी आराधना करें। पितरों के तर्पण करके उनकी आत्मा की शांति और उनकी सद्गति की प्रार्थना करें और ईश्वर से कृपा मांगने का प्रयास करें। साथ में गणेश कवच का जाप करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। कर्जे कटेंगे और इसका मतलब है कि इनकम भी बढ़ेगी, तो आय के नए माध्यम बनने वाले हैं। वृषभ राशि, अगर आपकी वृषभ राशि है तो इनकम के नए स्तोत्र बनेंगे। पुरानी इनकम का जो आय का जो जरिया था वो हट जाएगा और कुछ नया बनेगा, तो प्रमोशन के चांसेस हैं, जॉब स्विच करने के चांसेस हैं। यहाँ पे संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। पुराने जो संबंध टूट गए थे वो बन सकते हैं और कुछ नए प्रेम संबंधों में विच्छेद भी हो सकता है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को संभालें। आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हो सकती है लाइफ से, परंतु प्रैक्टिकल होना आवश्यक रहेगा।
बड़े भाई के साथ संबंधों में त्रुटि आ सकती है, तो उसका भी ध्यान रखें। और पार्टनरशिप का बिजनेस अगर आप करने जा रहे हैं तो सब जांच पड़ताल करके, आप समझ बूझ करके आगे बढ़ें। बिजनेस और रोजगार में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें, पेट की समस्या परेशान कर सकती है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके लिए करियर के नए आयाम खुलेंगे। काम करने में मन लगेगा, इनफैक्ट ऑब्सेशन हो जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बिगड़ सकता है, आप घर से ज्यादा बाहर रहेंगे। नए ऑफिस का निर्माण संभव है, नए भवन का निर्माण संभव है। कोई पुरानी चीज तोड़ के नई चीज बनाने का योग बनता है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, जो कॉर्पोरेट लाइफ में, उनके लिए तो बहुत अच्छा योग है। परंतु यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिलने में समय लगेगा, तो उसके लिए लड़ाई ना करें। पेशेंस इज द की टू सक्सेस जेमिनाई वालों के लिए। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके जीवन में नवम भाव में राहु और तृतीय भाव में केतु। ध्यान पे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि शॉर्टकट ना करें, डेस्परेशन ना दिखाएं, वरना अधर्म के रास्ते पे चल पड़ेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मदिरापान, गैम्बलिंग, इनसे बचने की कोशिश करें। और राहु चूंकि नवम भाव में उपस्थित हैं तो तीर्थ यात्रा करें। आप नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को समझें और अपने आप को बताएं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें। और जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इस सेक्टर में है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। नए साइंटिस्ट जो आ रहे हैं उन्हें भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं और कम्युनिकेशन मीडिया फील्ड से जुड़े हैं उन्हें भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। पिता के साथ संबंध, गुरुजनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। घमंड ना करें, हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहें, स्टूडेंट बने रहें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु का जो प्रवेश है वो अष्टम भाव में है, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट से बचें। इन्वेस्टर्स आएंगे, पैसा लगेगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, या जो सिक्योरिटी की बात आप सोच रहे हैं, या हड़बड़ा के अगर आप कोई कदम ले रहे हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या होगी। डर बढ़ाता है राहु अष्टम भाव में, भय पैदा करता है, संशय पैदा करता है। ऐसे में रिश्ते संबंध खराब हो सकते हैं, आप डाउट करके रिश्ता तोड़ सकते हैं। स्वयं पे डाउट हो सकता है, पार्टनर पे डाउट हो सकता है, और व्यक्ति जरूरत से ज्यादा काम करता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है, इतना ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है कि वो इनसिक्योरिटी में ही जीने लगता है। तो इसका अवश्य ध्यान रखें। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और आपका चंद्रमा खुद स्वयं शनि राहु केतु के साथ है आपकी कुंडली में, तो और ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पे भगवान शिव की आराधना करें। अगर आपकी कन्या राशि है तो राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। यहाँ पे विवाह संबंधित नए कार्य हो सकते हैं, नया बिजनेस खुल सकता है, नए आयाम खुल सकते हैं। और राहु का जो विशाल एक्सप्लोरिंग नेचर है वो आपको एक बहुत बड़ा स्वरूप दे सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। इतना कुछ करने को होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रायोरिटी किसको दें। तो यहाँ पे शनि को देखें जो आपके छठे भाव में उपस्थित हैं। सेवा को प्राथमिकता दें, सर्विस इंडस्ट्री को प्राथमिकता दें। अपने इंपॉर्टेंट काम को सेग्रीगेट करें, पहले उसे खत्म करें, बाकी जैसी भी इच्छा हो वो बाद में। इच्छा को बाद में रखें, जरूरत यानी कि जो एसेंशियल्स हैं, जो आवश्यक है, उसे प्राथमिकता दें। मानसिक विकार हो सकता है, आध्यात्म की तरफ ध्यान दें। तीर्थ यात्राएं बहुत होंगी आपकी, जो कि अच्छा है। माता के साथ संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, उनकी हेल्थ की वजह से आपको चिंता हो सकती है, तो उनका ध्यान रखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर छठे और 12वें भाव में बनेगा। राहु का छठे भाव में जाना यह दिखाता है कि आपको एक ऑब्सेशन हो जाएगा टुवर्ड्स हेल्थ। तो ओसीडी ना हो, हेल्थ की तरफ ध्यान दें और अपने खान पान में ध्यान रखें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप सबको अपना शत्रु समझने लगे थोड़े समय के लिए, 2 4 5 महीने के लिए। तो यहां पे शत्रु बोध बहुत सोच समझ के लाएं। राहु छठे भाव में अनावश्यक ही बाधा पैदा कर सकते हैं और बाधा को काट भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बाधा है लेकिन आपको लग रहा है कि वो बाधा नहीं है, क्योंकि राहु एक इल्यूजन है ना। राहु अगर मीन राशि में है तो ऐसा हो सकता है जैसे वो मानो अपने में है, मगन है, मदमस्त है, लेकिन वहां पे आप बुद्धि और चेतना को खो सकते हैं। तो यहां पे आप नशा भी कर सकते हैं, तो उससे बचें, अन्यथा राहु और बृहस्पति दोनों कुंडली में खराब हो जाएंगे। आपके लग्न चंद्र राशि से, चंद्र लग्न से त्रिकोण
का योग बनाते हैं शनिदेव, पंचम में शनिदेव हैं, तो बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस को लें। संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, नए जॉब, कॉर्पोरेट सेक्टर में नए जॉब के योग बनते हैं, कंपटीशन में विजय के योग बनते हैं, लेकिन अज्यूम ना करें, कुछ भी अज्यूम ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर पंचम भाव में होगा। पंचम भाव का मतलब हो गया ज्ञान की वृद्धि, इंट्यूशन, सिक्स सेंस बढ़ेगा। जो मीडिया, पब्लिशिंग, एडिटिंग, सोशल मीडिया, मूवीज, फिल्म, थिएटर, इससे जुड़े व्यक्ति हैं, जो एक्सप्रेशन से करियर बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। पेट संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ध्यान रखें। और जो स्टूडेंट्स हैं वो मां सरस्वती की आराधना, इनफैक्ट सबको मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए ताकि अंधकार हटे और प्रकाश प्रवेश हो। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर चौथे भाव में होगा, केतु 10वें भाव में। यानी आपका मन घर से काम करने में ज्यादा लगेगा, करियर के ध्यान हटेगा और घर की चीजों में ध्यान ज्यादा आएगा। अब ये अच्छा है तो वर्क फ्रॉम होम होगा, बुरा है तो घर क्लेश या गृह क्लेश या घर में जो वातावरण है वो आपका ध्यान आकर्षित करेगा और आप उसको ऑफिस में लेके जाएंगे, मन हटने लगेगा। और आपका यह भी मन करेगा कि मुझे थोड़ा सुख प्राप्त हो, यानी करियर बदलने का योग बनता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, बस आप ये समझें कि आप जो रास्ते जा रहे, जो दिशा पकड़ रहे हैं वो उचित हो। रियल एस्टेट वाले बिजनेसेस में आपको लाभ प्राप्त होगा, स्पेशली ब्रोकिंग वाले, जो ब्रोकर्स जो वाला बिजनेस है, या अगर आप कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, नया ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। वास्तु एक्सपर्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए काफी अच्छा समय है। अगर आपकी मकर राशि है तो राहु का गोचर तृतीय और केतु का गोचर नवम भाव में होगा। नई चीजों को स्टार्ट करेगा, आपके अंदर एक जोश आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। देखो, राहु अगर तृतीय भाव में आते हैं तो भाइयों के साथ कलेश कर सकते हैं और नए दोस्ती भी ला सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, यात्रा बहुत कराएंगे, तो थोड़ा एक्सप्लोर करें। शनि आपके द्वितीय भाव में है, 4 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे, रिसोर्सेज मिलेगी, उसका उपयोग सही करें। यह नहीं कि अगर आपके पास 100 रुपए आए हैं तो 90 रुपए आपने खर्च कर दी, अनावश्यक खर्च कर दी। राहु आपको नए आयाम देंगे, नई बुद्धि देंगे और एक्सप्रेशन और अपने बाहुबल से आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, खासकर अगर आप आईटी एंड कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो। तीर्थ यात्रा अवश्य करें और ईश्वर के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाएं कि आपको आधा घंटा ईश्वर की आराधना करनी है। लहसुन और प्याज को त्याग दे, मदिरा को त्याग दे, स्मोकिंग को त्याग दे, नकारात्मक चीजों को आप त्याग दे और अपने हाथों से दान करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु द्वितीय भाव में आएंगे और केतु अष्टम भाव में। यहां पे इनसिक्योरिटीज बहुत आ सकती है, गृह क्लेश हो सकता है, मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं और पुरानी जो बातें हैं वो वापस रीसरफेस हो सकती हैं, याद आ सकती हैं, जो आपको अंदर से एक रिस्क जो लेने वाला जो एटीट्यूड होता है उससे दूर हटाती है। थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा जीवन में, कैलकुलेटेड रिस्क लें। धन के प्रति लालच बढ़ सकता है, एक मन में विचार आ सकता है कि मुझे मटेरियल चीजें चाहिए। बुरा नहीं है, मटेरियल चीजें ले, लेकिन उसे एकमात्र जीवन का लक्ष्य न बनाएं। यहां महालक्ष्मी की आराधना करें और साथ ही साथ महासरस्वती की भी आराधना करें। नवाण मंत्र आपके लिए सर्वाधिक उचित रहेगा। और अगर सब कुछ बैलेंस है तो अपार धन की वृद्धि, विदेश यात्रा, विदेश से आने वाला धन आपको समृद्धि देगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर आपकी राशि में हो रहा है, तो पहला 6 महीना आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, उसके बाद का 1 साल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यहां पे देखने वाली बात है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में किस प्रकार उपस्थित है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बली है, उनकी दृष्टि चंद्रमा पे है, तो ये राहु आपको नए आयाम देगा, न्यू डिमेंशन, हाइट्स ऑफ सक्सेस देगा। लेकिन अगर बृहस्पति कुपित है तो शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, विचार ऊपर नीचे हो सकते हैं। घबराएं नहीं, भगवान विष्णु का ध्यान करें। और अगर आप कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, फाइनेंशियल बोलिए, शारीरिक बोलिए, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। भगवान विष्णु की आराधना से और भगवान महाशिव की आराधना से, हरिहर की प्रार्थना से आपके जीवन में लाभ होगा, पर्सनालिटी चेंज होगा और लोग आपको एक नए रूप में देख पाएंगे। तो एक अच्छी बात है, आप अपने आप को अपग्रेड करें, नीचे न गिराएं, ऊपर उठें। अल्कोहल जहर हो जाएगी आपके लिए। कोई भी प्रकार का नशा
आपके आपको एकदम मीन मीन के समुद्र में खो देगा और आप अपना रास्ता भटक जाओगे। लेकिन अगर आप हरि का नाम लोगे, शिव का नाम लोगे, माँ भगवती की आराधना करोगे, तो रास्ता बनाए रखोगे। और करियर हो, विवाह हो या स्वास्थ्य हो या कोई भी और जीवन का आयाम हो, सक्सेस मिलेगी। फैमिली लाइफ में शायद मैरिज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि केतु सप्तम भाव में आएंगे। तो नए तरीकों से विवाह के संबंध को और अच्छा बनाने की चेष्टा करें।